हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड योर स्टडीज़ मस्ट बी गोइंग वेरी वेल। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स की दूसरी कैटेगरी है। स्वतंत्रता के अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिए गए हैं। इससे पहले की क्लास में, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को समानता का अधिकार पढ़ाया था, जिसमें 4 प्रकार की समानताओं की बात करी गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम समानता के अधिकार के बारे में। तो 14 से लेकर के 18 तक समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसे राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता कहा गया है, अर्थात राज्य जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ विधियों का समान संरक्षण देगा, किसी को भी विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, और ये ब्रिटिश मूल का अधिकार है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समानता राज्य प्रदान करेगा। लेकिन इसके अपवाद है। इसका अपवाद ये है कि अनुच्छेद 15(4) के तहत पिछड़ा वर्ग और अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है, उनको आरक्षण दिया जाएगा। EWS भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। अगला देखते हैं अस्पृश्यता का अंत। यदि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना राज्य करता है तो वह एक दंडनीय अपराध है। इसके साथ साथ राज्य के साथ साथ कोई व्यक्ति भी, राज्य तो नहीं करेगा लेकिन कोई व्यक्ति भी यदि छुआछूत की भावना का प्रसारण करता है तो वह एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियां ऐसे समझिए, महाराजाधिराज, राजा, राय साहब, राय बहादुर, दीनानाथ, दीनबंधु, देशबंधु, जगबंधु, इस तरीके की जो भी उपाधियां थीं, इन सब के अंत हो चुके हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार जो उपाधियां देती है, जैसे कि पुरस्कार देती है, पद्म पुरस्कार देती है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके के इस पुरस्कार को ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो अपने सरनेम के आगे, अपने नाम के आगे या सरनेम की तरह इन पुरस्कारों को लगा नहीं सकता है। जैसे कि अगर मुझे पद्म भूषण मिल जाता है तो मैं अपना नाम लिखना चाहूँ कि पद्म भूषण चित्रलेखा, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ये एक दंडनीय अपराध है। हाँ, यदि मैं डॉक्टरेट डिग्री कर लेती हूँ, मेरी PhD कंप्लीट हो जाती है और मैं डॉक्टरेट डिग्री कर लेती हूँ, तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर चित्रलेखा ज़रूर लगा सकती हूँ। कोई बंदा है जो कि सेना में है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तो वो अपने नाम के आगे ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जो भी उपाधि उसके पास है वो ऐड कर सकता है। आपने मूवी देखी होगी तिरंगा, उसमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। ये फंडामेंटल राइट सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है। फंडामेंटल आर द बेसिक राइट्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड नो। यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल माई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो क्लास है सिर्फ आप ही नहीं देखें, आगे तक पहुंचाएं। फंडामेंटल राइट्स जो एक व्यक्ति को मिले हैं भारत का नागरिक होने के नाते, ये सबको पता होने चाहिए। आप अपने परिजनों को दिखाएं, दोस्तों तक फैलाएं। जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास अब शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसे कहते हैं राइट टू इंडिपेंडेंस, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक 3 अधिकार हमको दिए गए हैं। तो पहला जो है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले ये जो स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 के तहत हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली थी जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट घोषित कर दिया गया। ठीक है, लीगल राइट घोषित कर दिया गया। और फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या अंतर होता है ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, साथ में राज्य भी नहीं कर सकता है। ठीक है,
यदि राज्य आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है या कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उस व्यक्ति को या फिर राज्य को रिट जारी करेगा। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये हम आगे चल कर के पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ना जा कर के हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट अपने उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट की शरण भी ले सकता है। हाई कोर्ट जो राज्य का होता है, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में मेन ब्रांच है, लखनऊ में उसकी पीठ है, शाखा है, तो अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो भी रिट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है, हृदय और आत्मा कहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट है जो पूछ दिया जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसे हम बैकबोन ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, बैकबोन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकार इतना ज़्यादा वाइड है, इसने बहुत सारी चीज़ें अपने आप में समेट रखी हैं। जैसे कि बैकबोन है, जो हमारी बॉडी की बैकबोन होती है, वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती है। पूरा शरीर बैकबोन जो है झेल के रखती है। इसी प्रकार से इस अनुच्छेद को बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं उनको हम देखते हैं। पहला जो स्वतंत्रता है, पहले प्रकार की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे राइट टू एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस में बोलने का अधिकार है, आपको अपने स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी दूसरे व्यक्ति को की स्वतंत्रता का हनन ना कर रही हो, दूसरे व्यक्ति की डिग्निटी को ना ठेस पहुंचा रही हो, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ये बात किसी को भी ध्यान रखनी पड़ती है। से फॉर एग्जांपल, बोलना मेरी डिग्निटी है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं अपने बात को बोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के लिए हेट स्पीच नहीं दे सकती हूँ, मैं उसके लिए गंदी लैंग्वेज, ख़राब लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को गालियाँ नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। दैट मीन्स वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमें मिली है, बट इट इज़ समहाउ, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, इसको देख लीजिएगा, रिस्ट्रिक्टेड। ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। और इस पे इसको बोला जाता है जस्टिसिएबल रिस्ट्रिक्शन। ये कौन लगाता है? राज्य लगाता है, ठीक है, जस्टिसिएबल रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये तो एक वाक्य हो गया, लेकिन इसमें कितनी चीज़ छुपी हुई है। अब जिस व्यक्ति को बोलने का अधिकार, अगर किसी को बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का के तहत आता है, तो मेरा भी तो मौन रहने का मन है, तो मैं मौन रहना चाहती हूँ, तो मौन रहना मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मेरा मौन रहने का अधिकार भी 19(1) का के तहत आएगा, ठीक है। जो मीडिया है, मीडिया भी अभिव्यक्ति का एक साधन है, तो मीडिया भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगा। कभी कभी होता है, देखा होगा आप लोगों ने, अखबारों में पहले बहुत आता था कि विपक्ष पुतला फूंक देता था, ठीक है, सरकार का पुतला फूंक देता था या किसी व्यक्ति विशेष का पुतला फूंक देता था। तो ये जो मिला है, ये पुतला है, ये जो राइट है, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है। भाई, उस व्यक्ति को थोड़े ही फूंक रहे हैं हम तो, या जो भी ये कृत्य कर रहा है वो पुतला फूंक रहा है, ठीक है, वो उस व्यक्ति को डायरेक्टली हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। आरटीआई आप लोगों ने सुना होगा, जो आरटीआई है, आरटीआई भी जो है, आरटीआई 2005 में लागू हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जितने भी वोटर हैं, मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का फंडामेंटल राइट रखते हैं। ये भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, जो कि है 19(1) खा, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन भी कह सकता है, लोगों को अपनी बात सुना सकता है, ठीक बात है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। संघ या समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है, वो 19(ग) में दी गई है, लेकिन जो
शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे हम, वो ये है कि वो सम्मेलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति को, जो भी सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई लाठी डंडे नहीं यूज़ होने चाहिए, और सब लोगों जो है शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 19(1) गाँव में क्या आता है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति है वो संगम या संघ या फिर सहकारी समिति बना सकता है। 19(1) गा के तहत एसोसिएशन बना सकता है, ठीक है, एसोसिएशन बना सकता है। 19(1) घा में आता है भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है लेकिन उसको घूमने जाना है केरला, गोवा, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड जाना है, उसको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो वो वहाँ पर घूमने जा सकता है बिना किसी बाधा के। इसके लिए उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का रहने वाला है, भारत के इंडियन टेरिटरी में कहीं भी बिना बाधा के घूम सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति घूमने जाएगा तो वो उसके वहाँ जहाँ भी कहीं जाता है वो उसको इस तरीके से कि जो सुरक्षा देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, और उसको मोरालिटी का पालन भी वहाँ पर करना होगा। कोई अपनी मोरालिटी को कहीं भी छोड़ नहीं सकता है। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है, या से फॉर एग्जाम्पल कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक कोई बच्चा है, किसी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, ठीक है। भाई स्कूलिंग, आजकल स्कूल्स तो हर जगह हैं, लेकिन हर जगह पे अच्छे कॉलेजेस, टेक्निकल स्कूल्स वहाँ पे नहीं है। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आईआईटी करना चाहता है, लेकिन अब जो बच्चा है उसने 12th पास कर लिया, आईआईटी एंट्रेंस दिया, आईआईटी एंट्रेंस में बहुत पढ़ाई किया, उसका आईआईटी एंट्रेंस में हो भी गया। अब उसको जाना है आईआईटी चेन्नई में सिलेक्शन हुआ, उसको चेन्नई जाना पड़ेगा। अब चेन्नई ठीक है, उसका बेसिक राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके रह सकता है, पढ़ सकता है। ये भी फंडामेंटल राइट है, आगे आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जाके निवास कर सकता है, तो बच्चा जाएगा, भाई आईआईटी चेन्नई में पढ़ा, चेन्नई ठीक है, एडमिशन ले लिया बच्चे ने, हॉस्टल में रहने लगा, उसकी जॉब लग गई, बढ़िया कंपनी में जॉब लग गई, बेंगलुरु में सेट हो गया। अब भाई बेंगलुरु में उसने किराए का मकान ले लिया, ठीक है, किराए का मकान ले लिया और रहने लगा। अब जो वो बच्चा है उस बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, भाई देखेगा कोई लड़का है तो शादी होगी, फैमिली आगे बढ़ेगी, उसको क्या लगेगा कि अब चलिए ठीक है, हमारे पास पैसा है, जॉब से अच्छा पैसा मिल रहा है, उसने सेविंग्स भी कर ली है, तो वो सोचेगा कि मैं ना वहाँ बेंगलुरु में ही एक फ़्लैट ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकता है, वहाँ पर बस सकता है, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कि जम्मू एंड कश्मीर J&K का मामला थोड़ा डिफरेंट था जब यहाँ पे धारा 370 लागू थी, लेकिन अब जब धारा 370 हट चुकी है तो इसका जो मामला है वो भी सेम अन्य राज्यों जैसा ही है। अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। यहाँ भी कोई भी भारत का कोई भी नागरिक रह सकता है, घूम सकता है, किराए का मकान लेकर भी रह सकता है, यदि उसके पास पैसा है तो वो वहाँ पर ज़मीन भी खरीद सकता है, अपना घर भी बना सकता है, ठीक है। धारा 370 से पहले, हटने से पहले कोई भी गैर कश्मीरी जो है वहाँ पर संपत्ति नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो अनुच्छेद है वो है जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय या उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब हम लोग सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो हम अपनी कैलिबर के अनुसार कोई भाई ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम आएगा, आप लोग कोई सरकारी नौकरी पास कर लेते हैं, आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। मैं हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है। कोई किसान है, वो जीविका उपार्जन करने के लिए किसान खेती करेगा। उसके अलावा कोई आप लोगों ने देखा होगा, रेहड़ी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, लोग दुकान खोल लेते हैं, ज्वेलरी शॉप खोलते हैं, कपड़े की शॉप खोल लेते हैं, ठीक बात है। तो हर कोई अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर अपना अपना व्यापार करता है, जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन करता है। लेकिन जीविका चलाने के लिए साधन हमारा फंडामेंटल राइट है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड
रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। इसका मतलब है, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी का मतलब है, समझिएगा कि जीविका चलाने के लिए, से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ये कहे कि वो, आप लोगों ने मूवी, हिंदी मूवी पहले बड़ी आती थी सुनील शेट्टी की, उसमें होता था सुपारी लेकर के मर्डर करने वाला या फिर सुपारी लेके पिटाई करने वाला। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई ठीक है, मैं एक व्यक्ति को कूटने का जो है 5,000 रुपये लेता हूँ, और कोई गया, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई, मैं उसके पास गई, मैंने कहा चलो ये लो 5,000 रुपये और उसके जो है उसको अच्छे से कूट देना, तो जब ये जीविका चलाने का साधन नहीं हो सकता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसको पुलिस उठा करके ले जाएगी, और जो व्यक्ति ऐसा करवाएगा मेरे को भी उठा करके ले जाएगी। तो इस तरीके के काम हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, और एक इससे और समझिए, टेरर फंडिंग एक टर्म होता है, टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग भी नहीं किया जा सकता है, मतलब से इसका मतलब समझिएगा, आतंकवाद या किसी भी तरीके से ठगी, ये कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है, घोटाला नहीं कर सकता है, क्राइम नहीं कर सकता है। अब ये नोट है, इन पर हम लोग ध्यान देंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनके बारे में मैं आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ। मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार, जो कि 19(1)(4) में था और अनुच्छेद 31 में था, को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 का के तहत कानूनी अधिकार अर्थात लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया है, लीगल राइट के रूप में शामिल किया गया है। ये बात हम पहले ऊपर, लीगल राइट क्या होता है मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) का में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो मीडिया है, मीडिया भी इसी में ही सम्मिलित है। इसके तहत न्यायपालिका द्वारा मतदाताओं को सूचना का अधिकार भी दिया गया है, जिसे हम RTI कह रहे थे, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी 19(1) का में ही सम्मिलित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, 19(1) का से लेकर 19(1)(6) तक दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिन्हें कि हम जस्टिसिएबल रिस्ट्रिक्शंस कह रहे थे, युक्त निर्बंधन कह रहे थे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सॉरी जस्टिसिएबल वो टर्म नहीं है, अगर मैं पीछे कहीं जस्टिसिएबल बोल गई हूँ तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो उसको कहते हैं REASON, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब ये कि इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है जिससे कि जो फंडामेंटल राइट है जिसका, उसकी हानि ना हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति की भी हानि ना हो। जैसे आपके बोलने से, यदि मेरे बोलने से यदि भारत की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को, मैं कोई भारत की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही हूँ तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। मुझे ये स्वतंत्रता नहीं है, ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं इंडिया की किसी भी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दूं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। इसको इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, इसे ही कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और एक चीज़ और कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपराधी घोषित नहीं हो जाता है, जब तक कोर्ट उसको घोषित नहीं कर देता है कि आप दोषी हैं, तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। आप सभी ने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली में उनका जो बाहुबली हैं, जहाँ पे शिवगामी देवी जब राजा बन जाते हैं, भल्लाल देव, वहाँ पे देवसेना को पकड़ कर जंजीरों में बांध के ले जाया जाता है। वो कहते हैं कि हमारा न्याय विधान ऐसा ही है, जब तक कि व्यक्ति दोष मुक्त नहीं हो जाता है, ठीक है, वो दोषी माना जाएगा। लेकिन भारत के न्याय विधान में, भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। जब तक कि किसी कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दे देता है, तब तक कि उसको दोषी नहीं माना जाता है। उस पर जो भी केस चल रहा है वो चलेगा, ठीक है, वो रिमांड में रहेगा, हिरासत में रहेगा, लेकिन उसको दोषी करार केवल कोर्ट दे सकता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता है वो क्या है। पहला जो है, व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अपराध के समय कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कहीं उसने चोरी कर लिया, ठीक है, चोरी किया, तो चोरी उसने 2019 में किया और 2019 में कानून था कोई कि चोरी की सज़ा 6 महीने जेल होती है, लेकिन 2023 में वो कानून बदल गया। अब उस व्यक्ति का केस चल रहा था कोर्ट में, वो व्यक्ति हिरासत में था, ठीक है, हिरासत में है। अब जब वो जज के सामने जाएगा तो जो कोर्ट है वो ये नहीं कर सकती है, वो ये नहीं करेगी कि 2023 में जो कानून है, मान लीजिए चोरी की सज़ा अभी 6 महीने से बढ़ा करके 5 साल कर दी गई, व्यक्ति ने अपराध किया था 2019 में, तो जो वो व्यक्ति है उसको 2019 का जो कानून है, 2019 का जो कानून है उसी के अंतर्गत सज़ा दी जाएगी, ना कि 2023 के कानून के अंतर्गत, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमसे कह रहा है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक से अधिक बार नहीं। से फॉर एग्जाम्पल, वही वाला व्यक्ति जिसको 2019 में जिसने चोरी की थी और उसको सज़ा मिली 2023 में, ठीक है, 2023 में उसको सज़ा मिली, तब तक उसका केस चलता रहा, बेचारे को बड़ी लंबी रिमांड हो गई, उसकी कैद हो गई, 6 महीने की सज़ा काट करके वो वापस आया, लेकिन वो तो चोर है, चोरी करना नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। फिर साल भर के बाद फिर पकड़ लिया गया, पुलिस के हत्थे चढ़ गया, चोरी किया। अब 2023 में उसने चोरी करी, ठीक है, 23 में चोरी करी, तो चोरी करके फिर वो कोर्ट पहुंचा। अब पुलिस ने उसका पूरा ब्यौरा दिया कि सर कोर्ट में ये 2019 में भी चोरी किया था, उसके पहले 17 में भी चोरी किया था, उसके पहले फिर 2019 में 2 बार किया, 2018 में भी किया। अब कोर्ट में जो जज है वो ये नहीं करेगा कि अब भाई 2019 में जो किया था एक चोरी के लिए तो उसको सज़ा मिल गई, 6 महीने की जेल वो काट चुका है। अब जो जज है वो ये नहीं करेगा कि उसको एक बार जो चोरी उसने 2019 में की थी उसके लिए दोबारा सज़ा मिले। अब जब वो इस बार उसने चोरी किया है 2023 में जो चोरी किया है उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी, जो कि अब मैंने जैसा कि पहले एग्जाम्पल दिया था 5 साल जेल हो गई, तो अब वो 5 साल जेल 2023 की चोरी के लिए जाएगा। 2019 में जो उसने जो चोरी की थी उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो उसकी सज़ा काट चुका है, तो एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। आप लोग ध्यान से इसको सुनते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उसने क्या किया है, मर्डर कर दिया है, मर्डर है, पुलिस को पता लगा, पुलिस उसको उठा करके ले गई। भाई इतना मारा कि उसने खुद ही कबूल दिया कि जो है हाँ सर मैं नहीं माना था साहब, मेरे को छोड़ दो, मत मारो, ठीक। लेकिन अब पुलिस ने क्या किया, उसका बयान नोट कर लिया। अब जब पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया और उसका बयान जब पुलिस कोर्ट में लगाएगी तो उसको एज अ प्रूफ कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा संविधान में तो है ही कि व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट को भी पता है कि ये जो आरोपी है इसके साथ क्या हुआ होगा, तब इसने कोर्ट में पुलिस को जो है ये बयान दिया है। अगर आरोपी कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करता है तब उसको दोष सिद्ध माना जाएगा। अगर वो वहाँ पे कह देता है नहीं मैंने मर्डर नहीं किया है जज के सामने, तो फिर वो जो है जज या पुलिस या कोई भी उसको ये मजबूर नहीं कर सकता है कि वहाँ पे तो तुमने बोला था, तब तुम्हारा बयान रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन अभी ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता है। अब इसको आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं यदि आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी है, ठीक है। याद करो दृश्यम का वो सीन जब अजय देवगन को वो तप्पू के बेटे के मर्डर के केस में पुलिस पकड़ के ले जाती है, साथ में उसके बीवी बच्चों को भी ले जाती है। अजय देवगन को अलग कंपार्टमेंट में रख देती है और
बीवी बच्चों को अलग कंपार्टमेंट में रख देती है। और क्या करती है, वो वहाँ पे एक ग्लास विंडो लगा होता है, ठीक है। अजय देवगन तो देखता है कि उसके बीवी बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जो महिला पुलिस होती है उसकी बच्ची को, उसकी वाइफ को मारने लगती है, उनके साथ उनको थप्पड़ वगैरह मारती है, ठीक है। तो अजय देवगन से पुलिस कहती है अगर तुम नहीं बताओगे तो तुमको कुछ नहीं करेंगे, उनको कूटेंगे, ठीक है। तब अजय देवगन बेचारा मजबूर होकर कैमरे के सामने जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवा देता है और कह देता है कि हाँ ठीक है मैंने ही मारा। लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो साफ साफ मुकर जाता है और कह देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जो भी कुछ मैंने रिकॉर्ड करवाया है ये मेरी मजबूरी थी, पुलिस ने मेरे को मेरी मजबूरी थी, मैंने मजबूरी बस किया है, ठीक है। तो अब उसने करा था मर्डर, सबको पता है, पुलिस के सामने उसने एक्सेप्ट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कोर्ट में वो मुकर जाता है। कोर्ट में उसको कोई इस तरीके से मजबूर नहीं कर सकता है कि वो अब खुद के खिलाफ गवाही दे, और वो छूट जाता है, ठीक है। सबूत का अभाव होने में वो छूट जाता है। अब जो हमारा कानून है, वो जो हमारे इंसाफ की देवी हैं, उनके लिए तो सब बराबर हैं। सबूत होगा तो सज़ा मिलेगी, सबूत नहीं होगा तो सज़ा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम इस थर्ड पॉइंट को समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 के तहत आता है, जिसमें कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक है, जिसे ही हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और बाकी जो अनुच्छेद 21 और 22 हैं, अनुच्छेद 21 और 22 को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, जिसमें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगा। और उसके बाद अनुच्छेद 22 जो है, ये इसी अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार भी आएगा। अनुच्छेद 22 में आएगा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तब तक के लिए आई होप ये जो क्लास है, ये जो फंडामेंटल राइट की क्लास है, आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और सारे डाउट्स भी आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा फंडामेंटल राइट्स को। तो डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स सिर्फ आपके एक कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट के राइट्स नहीं है, ये सबके राइट्स हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे आप सबको अवगत भी कराइए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलती हूँ अगली क्लास में आगे के अनुच्छेदों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर कोई सजेशन है, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।